आज हमारा टॉपिक है WPA यानी कि वार पावर एक्ट। वार पावर एक्ट अमेरिका। अमेरिका का वार पावर एक्ट यानी अमेरिका का युद्ध शक्ति अधिनियम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया जो इजराइल के द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे व्यापक हमलों के साथ समांतर रूप से आगे बढ़ा। फिर 10 अप्रैल को उसमें सीज फायर हुआ। उसके बाद अमेरिका ने फिर से जवाबी कार्रवाई में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी और नौसैनिक अभ्यास शामिल है, जिनमें से उस जलडमरू मध्य पर आंशिक नियंत्रण प्राप्त हुआ। हालांकि अभी भी एक अस्थायी और नाजुक युद्ध विराम लागू है, लेकिन यह पूरा परिदृश्य अब अमेरिकी संविधान के एक महत्वपूर्ण प्रावधान युद्ध शक्ति अधिनियम यानी WPA के कानूनी सीमाओं के दायरे में आ गया। अब बात करें कि ये WPA यानी कि वार पावर एक्ट है क्या। वार पावर एक्ट जो है ये 1973 में आया, 1973 में आया, जब वियतनाम युद्ध में के दौरान कंबोडिया में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की गुप्त सैन्य कार्रवाइयों के विरोध में यह अधिनियम अस्तित्व में आया था। यद्यपि निक्सन ने इसे वीटो कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने उनके वीटो को निरस्त करके इसे फिर से कानून बनाया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि युद्ध जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों में राष्ट्रपति और कांग्रेस दोनों की सामूहिक सहमति। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या है? सबसे पहला जो है वो है परामर्श अनिवार्य है। परामर्श जो है वो अनिवार्य है, यानी कि विदेशी धरती पर सेना भेजने से पहले राष्ट्रपति को कांग्रेस से मशविरा करना होगा। दूसरा क्या है? 48 घंटे की रिपोर्टिंग। 48 घंटे की रिपोर्टिंग यानी कि सैन्य तैनाती के 48 घंटे के भीतर राष्ट्रपति को कांग्रेस को औपचारिक रिपोर्ट देनी होगी। फिर है तीसरी है 60 दिनों की सीमा। 60 दिनों की सीमा यानी कि यदि कांग्रेस युद्ध की औपचारिक घोषणा नहीं करती है तो सैन्य संसाधनों का उपयोग 60 दिनों के भीतर स्वतः समाप्त हो जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति लिखित रूप से यह प्रमाणित करे कि सैन्य बल का निरंतर उपयोग सुरक्षा के लिए अनिवार्य है तो वह इस अवधि को 30 अतिरिक्त दिनों के लिए बढ़ा सकते हैं। तो यही ट्रंप प्रशासन के लिए एक संवैधानिक चुनौती है। वर्तमान ईरान संकट के संदर्भ में ट्रंप प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती यह है, क्या उसने युद्ध शक्ति अधिनियम को समय सीमा का और अनुमोदन प्रक्रिया का पालन किया है या नहीं। 60 दिनों की गणना कब से शुरू होगी यह भी विवाद का विषय है। कुछ तर्कों के अनुसार यह अवधि 29 अप्रैल से शुरू मानी जानी चाहिए, जबकि अन्य का मानना है कि यह 1 मई से लागू होगी, जब प्रशासन ने कांग्रेस को औपचारिक सूचना दी थी। इसके अतिरिक्त यह भी बहस का विषय है कि क्या युद्ध विराम की अवधि को 60 दिनों की गणना में शामिल किया जाएगा या नहीं। कुछ रिपब्लिकन सांसद, कुछ डेमोक्रेट्स का मानना है कि इस अवधि को अस्थायी विराम के रूप में देखना जाना चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस ने 2002 के बाद किसी बड़े सैन्य अभियान को औपचारिक रूप से अधिकृत नहीं किया, इसलिए मौजूदा स्थिति में कांग्रेस की सहमति प्राप्त करना राजनीतिक रूप से जटिल माना जा रहा है। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने युद्ध शक्ति अधिनियम की सीमाओं को लचीले ढंग से व्याख्यात किया, जैसा कि 2019 में यमन संघर्ष, 2011 में लीबिया संघर्ष जैसे शामिल है। राष्ट्रपति ट्रंप जो है कांग्रेस से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करके सैन्य अभियान जारी रख सकते हैं। हालांकि 2002 में जब इराक युद्ध हुआ था तो कांग्रेस ने ऐसी कोई औपचारिक अनुमति नहीं दी थी, फिर भी युद्ध जारी हुआ। 30 दिनों की मोहलत अवधि का उपयोग करके एक आक्रामक रुख के बजाय सेना को सुरक्षित वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 के यमन संघर्ष के अपने ही फैसले को दोहरा सकते हैं, जहां उन्होंने समय सीमा की अनदेखी की थी। वह पूर्व राष्ट्रपतियों जैसे निक्सन से लेकर ओबामा तक के उन तर्कों का सहारा ले सकते हैं जिनका उपयोग लीबिया जैसे युद्ध में बिना
कांग्रेस की अनुमति के सैनिक कार्रवाई जारी रखने के लिए किया गया था। तो वर्तमान स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि रिपब्लिकन पार्टी अपने राष्ट्रपति के युद्ध प्रयासों को बाधित करने के मोड में वो बिल्कुल नहीं है और युद्ध किसी भी तरीके से रुकता हुआ नहीं दिख रहा है।